आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन उससे पहले कुछ याद करते हैं हम क्लास 6 और 7 में हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा था। तो क्लास 6 और 7 की अगर हम बात करें तो क्लास 6 में हमने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा था, जिसने पत्थरों से औजार बनाए थे, या फिर उसने आग जलाना सीखा था, या फिर वो जानवरों को मारकर खाता था, पेड़ पौधे फल फूल खाता था। उसके बाद सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, शहर बसने लगे, नगर बसने लगे, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट विकास होने लगा। और उसके बाद कुछ किंगडम्स हुए, कुछ राजा आए, उन्होंने शासन किया, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर सम्राट अशोक। क्लास 7 में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, भारत में मुस्लिम शासकों के बारे में कि वो भारत में आए, उन्होंने किस तरीके से अपनी नीतियां भारत में लागू की। और कुछ समय के बाद भारत में मुग़लों का आगमन हुआ और मुग़लों ने भारत में क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या काम किए, या उनकी क्या नीति थी, क्या पॉलिसी उन्होंने अपनाई भारत की जनता के लिए, उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन क्लास 8 में हम उनसे आगे पढ़ेंगे। हम भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में, क्या नीतियां अंग्रेज लेकर आए थे, क्या पॉलिसी, क्या प्लान थे उनके। वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने भारत में अपने उपनिवेश कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ भारत में राज करने लगे, जो कि 1947 तक चलता रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को उन सब के साथ में। हिस्ट्री, इतिहास। आखिर इतिहास होता क्या है? इतिहास हमें अतीत के बारे में बताता है, पास्ट के बारे में बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे कैसे चीज़ें घटित हुई थी, या क्या क्या काम किए गए थे इतिहास में। और इन सभी चीज़ों को, इतिहास को याद रखने के लिए ज़रूरी है डेट्स को याद रखना, तारीखों को याद रखना कि कौन सा इवेंट कब हुआ था और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। हिस्ट्री का मीनिंग, इतिहास का मीनिंग हमें बताता है कि इतिहास में पहले जो हो चुका था वो क्या था और उसमें किस तरीके से बदलाव हुए। हम यहाँ पर बदलावों के बारे में बात करेंगे, पास्ट कैसा था और प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले लोग, अर्ली मैन के बारे में मैंने बताया था क्लास 6 में कि पत्थरों से औजार बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने मेटल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। पहले वो पत्थर से आग जलाता था, लेकिन आज के समय में हमारे पास लाइटर है, गैस है, जिससे वो आग जला सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलाव हुए हैं इतिहास में। कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कास्ट सिस्टम बहुत पुराना है। कास्ट सिस्टम किसी दूसरे धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में है। और ये 5 तरीके का कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म में बताया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित। ब्राह्मण वो लोग होते थे जो पुजारी होते थे, कि पूजा पाठ करते थे, साथ ही साथ शिक्षा दिया करते थे। और क्षत्रिय योद्धा और राजा होते थे जो राजपाट का काम करते थे, शासन करना जिनकी नीति थी। वैश्य उनको कहा जाता है जो व्यापार करते हैं या किसी तरीके से व्यापार में जुड़े रहते हैं। शूद्र उनको कहा गया है जो सर्वेंट्स होते थे, नौकर होते थे, दास, सेवक को। और साथ ही साथ वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के सबॉर्डिनेट होकर इनकी सेवा किया करते थे। लेकिन बात आती है दलित की। वो दलित अनटचेबल्स को कहा जाता है, जो अनटचेबल्स होते हैं, जिनको छूना भी पाप माना गया था, या उनका छुआ हुआ कोई सामान या किसी व्यक्ति को अगर वो छू लेते थे तो वो अपने आप को घृणित महसूस करता था। जेम्स रेनेल,
जेम्स रेनेल ब्रिटिश हिस्ट्री में साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जेम्स रेनेल को हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार भारत का एक्यूरेट मैप बनाया था। वो एक ब्रिटिश जियोग्राफर थे, यानी ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1742 यानी 1742 में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी डेथ 29 मार्च 1830 में हुई थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की और सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल 1764 से 1717 तक बने। आप इमेज में देख सकते हैं भारत का मैप जो सबसे पहली बार उन्होंने बनाया था और उनका खुद का फोटो। ब्रिटानिका ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटानिका यानी ब्रिटेन की कंपनी के लिए ब्रिटानिका कहा गया है, या ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश कंपनी को फॉर्म करने का जो मेन उद्देश्य था वो भारत में साउथ और ईस्ट एशिया से आए हुए ट्रेडर्स या हम कह सकते हैं कंपनियों को भारत से हटाना, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, शोषण करना, नष्ट कर देना, ये उद्देश्य था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि भारत में केवल वही राज करे और कोई भी दूसरी कंपनी भारत में ना आए व्यापार के लिए, क्योंकि वो सारा सामान खुद लेना चाहती थी या उस पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने रॉयल चार्टर को लागू किया 31 दिसंबर 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी को इन्वॉल्व किया पॉलिटिक्स में, और साथ ही साथ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो भारत में था उसके एजेंट के रूप में 18वीं और 19वीं 18th और 19th सेंचुरी में उसको लागू किया गया, जिससे कोई दूसरी कंपनी भारत में प्रवेश ना कर सके। अगर कोई कंपनी करती है तो उसके खिलाफ या उस देश के खिलाफ युद्ध किया जाएगा या उसको युद्ध करना पड़ेगा अंग्रेज़ों से। यही एक्टिविटीज़ चाइना में 19th सेंचुरी में कंपनी की चल रही थी, जिससे वहाँ पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ब्रिटिशों का आधिपत्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो भारत के राजा महाराजा या और जो शासक थे या फिर जनता हो, वो सभी उनका स्वागत करने के लिए आ गए थे, उनका स्वागत किया जा रहा था। समय किस तरीके से बदलता है इसका पता कैसे लगता है, तो चलिए देखते हैं। समय के लिए कहा जाता है कि हमें ये तो स्पेसिफिक नहीं है कि भारत में ब्रिटिश ने अपना रूल कब स्टार्ट किया या उन्होंने कितने समय तक शासन किया, लेकिन एक उसके साथ ही साथ उन्होंने डेवलप किया था टेस्ट ड्रिंकिंग टी का, यानी चाय का टेस्ट उन्होंने भारत में लेकर आए थे। वो उस समय से लेकर, यानी पहली बार जब वो लेकर आए थे उस समय से लेकर अब तक, यानी एक समय था जब तक ब्रिटिश भारत में थे तब तक के लिए, या हम अगर आज की बात करें तो उस समय में भी वो चल रहा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन टी, यानी पूरी दुनिया की फेमस लिप्टन टी के बारे में बात किया गया है। इसमें कैलेंडर दिया है जो कि थोड़ा मिनिमाइज है, इस वजह से क्लियर नहीं हो सकता है। पुरानी स्टेट्स और प्रेजेंट स्टेट्स का इतिहास, या हम ये कहें कि पुराने इतिहास और वर्तमान इतिहास किस तरीके से सिमिलर है या उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं। पुरानी हिस्ट्री की अगर बात करते हैं हम, तो वो डेट्स को याद रखती थी या डेट्स के बेस पर होती थी, और साथ ही साथ उनको याद रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कोई भी बैटल, कोई भी युद्ध या कोई भी बड़ा इवेंट, घटना डेट के माध्यम से ही हम याद रख सकते थे। जैसे अगर कोई राजा युद्ध लड़ता है तो उसने कब युद्ध लड़ा, कब उसकी विजय हुई,
कब उसकी पराजय हुई, या कब वो राजा बना, कब उसका पुत्र हुआ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें उसमें हम डेट्स के माध्यम से ही याद रख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम इतिहास को याद रखने के लिए डेट को तो काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके साथ जो कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है प्रेजेंट में, वो हाउ और व्हाट कॉन्सेप्ट है। यानी ये कैसे हुआ और क्या हुआ। भारत में अंग्रेज आए तो कैसे आए और क्यों आए, क्या लेकर आए, ये कॉन्सेप्ट अब भारत में ऐड हो चुका है इतिहास में। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि लोग अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं, अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए लिवलीहुड को अर्न करते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्या खाते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। डेट्स को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि किस तरीके से डेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तब जब हमें किसी इवेंट को याद रखना हो या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है तो उसके बारे में जानकारी लेनी हो। ज़्यादातर हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि भारत का इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा था। अगर हम पुराना इतिहास देखते हैं तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया था। जितने भी हिस्टोरियंस थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से लेकर लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक का इतिहास लिखा है उन्होंने, और उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत के बने थे 1773 में, और वो एक कॉम्पिटेंट, ऑनरेबल और फ्रस्ट्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटर थे। साथ ही साथ उनकी कई ऐसी पॉलिसीज़ थी, कई उनकी ऐसी नीतियाँ थीं जो विवादों में रही हैं भारत के साथ रिश्तों को लेकर। और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से ग्रेट ब्रिटेन ने उन पर इम्पीचमेंट लगाया था, यानी महाभियोग लगाया था, और उनको वापस बुला लिया गया था। हम किस तरीके से इतिहास को बांटते हैं, अलग अलग कालखंडों में इतिहास को बांटा जाता है, तो उसके लिए एक इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं स्कॉटलैंड के, यानी स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं हम। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास, जो कि 1817 में लिखी गई थी। इस बुक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू हिस्ट्री या हिंदू टाइम पीरियड उन्होंने बताया था एंशिएंट में, जब हिंदू राजा भारत में शासन किया करते थे। मुस्लिम बताया गया है दिल्ली सल्तनत के शुरू होने से, जब से भारत में मुस्लिमों ने शासन करना स्टार्ट किया था। और ब्रिटिश टाइम पीरियड बताया गया है जब भारत में ब्रिटिश आ गए थे और उन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था, और ये तब तक चलता है जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश रूल किस तरीके का था, किस तरीके से वो रूल कर रहे थे, या हम ये कह सकते हैं कि भारत में कई सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो सही नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स ने उन पर भी अंकुश लगाना शुरू कर दिया था या पाबंदियां लगाई थी। जब भारत में ब्रिटिश आए थे या ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत हिंदू और मुस्लिम शासकों में बटा हुआ था, और यही यहाँ पर राज कर रहे थे। लेकिन भारत में इसके साथ ही साथ कई सारे लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि कास्ट सिस्टम, मल्टीपल रिलीजन और प्रथाएं सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, या और उस समय में प्रचलित प्रथाएं थीं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा मानते थे या उनको बढ़ावा देते थे। लेकिन जेम्स मिल ने देखा इनको और कहा कि जिस तरीके से ये प्रथाएं चल रही हैं उससे भारत सभ्य नहीं बन सकता, सिविलाइज नहीं बन सकता, और भारत को सिविलाइज बनाने के लिए, मैनर्स पढ़ाने के लिए, आर्ट और लॉ समझाने के लिए
उनको इस प्रथाओं पर रोक लगानी होगी और उन्होंने इन पर काम करना शुरू कर दिया। भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री 4000 बीसी से लेकर 500 एडी तक, मिडिवल हिस्ट्री 500 एडी से 1500 एडी, मॉडर्न हिस्ट्री 1500 से लेकर प्रेजेंट तक। टाइम नोटेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि एडी और बीसी यानी एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट को यूज़ किया गया है जूलियन और जॉर्जियन कैलेंडर के बेस पर। एनो डोमिनी मिडिवल लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी भगवान का साल, और बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी को कहा गया है जीसस के बर्थ से पहले। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं जीसस के बर्थ से पहले के लिए बीसी लिखा गया है और एडी एनो डोमिनी जीसस के बर्थ के बाद। किस तरीके से मॉडर्न पीरियड कॉलोनियल पीरियड में चेंज होने लगा। मॉडर्न पीरियड रिलेट करता था ग्रोथ से और कई सारी चीज़ों से, वो मॉडर्नाइज होने लगे, मॉडर्निज्म की तरफ जाने लगे, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर होने के कारण लोग मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड का नाम दिया गया। अब बात आती है कि कॉलोनियल पीरियड होता क्या है या कॉलोनिज्म होता क्या है। तो कॉलोनियलिज्म में कहा जाता है कि जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लेता है, वहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बदल कर अपने हिसाब से काम करता है, तो उसे कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलिज्म या कॉलोनीज कहा जाता है। हिस्ट्री लिखने के कौन कौन से सोर्स होते हैं, किन किन सोर्सों के बेस पर हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। हिस्टोरियंस ने कई सारे सोर्सेस को यूज़ किया है हिस्ट्री लिखने के लिए। लगभग 250 सालों से अलग अलग तरीके से भारत का इतिहास लिखा गया है। तो चलिए बात करते हैं हम पहले उस सोर्स की, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ब्रिटिशर्स ने भारत का इतिहास लिखने के लिए कई सारे सोर्सेस को इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ थी, या हम कहें कि ब्रिटिश हर काम को लिखित रूप में करते थे। किसी भी तरीके से कोई काम किया जा रहा था तो उसको पहले प्लान, पॉलिसी, एग्रीमेंट रिटन वे में बनाया जाता था, लिखित में तैयार किया जाता था। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का या कल्चर था कि वो मेमोज, नोटिंग या रिपोर्ट्स तैयार करते थे, उसके बेस पर ही हिस्ट्री लिखी गई है। ब्रिटिशर्स सभी तरीके के डॉक्यूमेंट को संभाल कर रिकॉर्ड रूम में रखते थे, जिसको वो एक कैलीग्राफिस्ट से लिखाते थे। अब बात आती है कि कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं। कैलीग्राफिस्ट उनको कहा जाता है जो ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग को यूज़ करते हैं लिखने में, तो उनके द्वारा इन नोट्स को लिखाया जाता था और वो उसका इस्तेमाल इतिहास लिखने के लिए करते थे। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, दिल्ली 1920। भारत में एक राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया है जहां पर सभी तरीके के डॉक्यूमेंट सरकार से बातचीत के या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव से बातचीत के वहां पर रखे गए हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, झांसी की रानी हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो, किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट वहाँ पर रखे गए हैं जो 18वीं सेंचुरी से बहुत अच्छी कंडीशन में अरेंज है। दूसरा आता है कंडक्टिंग सर्वेज। अंग्रेज सर्वे कराया करते थे, ब्रिटिशर्स सर्वे कराते थे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का अपने शासन की जानकारी के लिए। वो हर तरीके से उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते थे। 19वीं सेंचुरी में डिटेल सर्वे कराए गए थे पूरे देश के मैप बनाने के लिए। इन सर्वेज में हम बात कर सकते हैं फॉरेस्ट सर्वे के बारे में, जूलॉजिकल सर्वे के बारे में। फॉरेस्ट सर्वे से हमें पता लगता है कि पूरे देश में फॉरेस्ट एरिया कितने हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किस किस जगह पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। यह हमें सर्वे के द्वारा पता चलता है।
रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते हैं या ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता लगता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें देश के लोगों के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अपने लिए ही बनते हैं या किसी पर्टिकुलर ऑफिस के या उनके अधिकारियों से जुड़े हुए दस्तावेज होते हैं। कुछ लोगों की डायरियाँ, ट्रैवलर्स या बायोग्राफीज़ कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ की जो लिटरेट थे वो बताते हैं। इसके साथ ही साथ हिस्ट्री में किसी भी रिकॉर्ड्स को नहीं देखा गया है जो ट्रैवल पीजेंट वर्कर या पुअर पीपल से जुड़े हुए हों। तो इस चैप्टर से हमें कई सारी चीज़ें पता लगती हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसे ध्यान से समझें। धन्यवाद।